हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला वंस अगेन। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपका रिजल्ट आने वाला था, लेकिन किसी कारणवश ये डिले हो चुका है। तो जब भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के आने के बाद का क्या प्रोसीजर होगा, क्या तैयारियां होनी चाहिए, उसको लेकर के आज के इस वीडियो में हम लोग आपके सामने डिस्कस करेंगे। इस पूरे वीडियो में आज हम लोग आपके साथ 5 इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी बिफोर नीट काउंसलिंग डिस्कस करने वाले हैं। जो 5 इंपॉर्टेंट काउंसलिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है। स्ट्रैटेजी नंबर 3, 4, 5 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। उससे पहले स्ट्रैटेजी पार्ट में एंट्री करने से पहले 2 इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो मैं करना चाहता हूं, जो कई सारे वीडियो लोगों ने बना दिए हैं और उसको लेकर के बच्चों के बीच में डाउट है। पहला, ESIC कोटा। ESIC जो कोटा है उसको लेकर के एक नोटिफिकेशन आया था, जिसको कई सारे चैनल्स ने या कई सारे यूट्यूब चैनल्स जो बेवजह वीडियो बनाते हैं उन्होंने भी बना दिया है कि इस बार से ESIC यानी इंश्योर्ड पर्सन का जो कोटा था वो खत्म कर दिया गया। ऐसा नहीं है, ESIC इंश्योर्ड पर्सन कोटा खत्म नहीं किया गया है। उसकी जो काउंसलिंग है वो अब स्टेट नहीं कंडक्ट करेगी, वो पूरा MCC, जैसे DU की पूरी MCC कंडक्ट कर दी है, DIMD की पूरी MCC कंडक्ट करती है, उसी तरीके से इंश्योर्ड पर्सन यानी ESIC वालों का कोटा एज इट इज रहेगा, लेकिन पूरी काउंसलिंग कंडक्ट जो होगी वो ऑल इंडिया दैट इज MCC के द्वारा कंडक्ट की जाएगी। नाउ द पॉइंट नंबर 2 में जो NMC बिल है उसको लेकर के भी कई सारे वीडियो है कि 50% सीट जो है प्राइवेट कॉलेज में सब्सिडाइज हो जाएगी, आप अप्लाई कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। और दूसरा, ये इम्प्लीमेंट कई सारों ने तो बता दिया कि इसी साल हो जाएगा, कई सारों ने बता दिया कि अगले साल हो जाएगा। सी एक्चुअली NMC बिल में ये इस साल तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, अगले साल भी आने की जो पॉसिबिलिटी है दैट इज ओनली 2%, नॉट मोर देन 2%, क्योंकि इसके अंदर में भी बहुत सारा काम बाकी है और इसको इम्प्लीमेंट करते करते मुझे लगता है कि कम से कम 1 से 1.5 साल से ऊपर लग जाएंगे। हर स्टेट की अपनी कमेटी है, उनके साथ डिस्कशन है, कुछ रूल्स है, उसको गाइडलाइंस को डिसाइड करके उनको बनाना है। दूसरा क्या है कि अगर ये इम्प्लीमेंट हो भी जाता है तो ऐसा नहीं होगा कि जो सब्सिडाइज होगी प्राइवेट कॉलेज के अंदर में जो सीट है उसमें किसी भी स्टेट का बच्चा कहीं अप्लाई कर देगा, उसके अंदर में भी डोमिसाइल क्राइटेरिया इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगर यूपी के अंदर में है तो वो सब्सिडाइज वाले सीट पे यूपी वाला बच्चा ही अप्लाई करेगा, और अगर राजस्थान है तो राजस्थान अप्लाई करेगा, बिहार है तो बिहार अप्लाई करेगा, साउथ की सीटें हैं तो साउथ वाले अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको अगर अपने राज्य में गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है तो आप दूसरे राज्य में किसी में भी सब्सिडाइज वाले सीट पर अप्लाई कर पाएंगे। तो ऐसा ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं होने जा रहा है। अब लौटते हैं हम लोग स्ट्रैटेजी पे और कवर करते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 1। स्ट्रैटेजी नंबर 1 में हमने सबसे पहले बताया है डॉक्यूमेंट्स के पार्ट को। डॉक्यूमेंट सारे आपके प्रिपेयर्ड होने चाहिए, सारे एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट आपके प्रिपेयर्ड हो जाने चाहिए। डोमिसाइल का जो सर्टिफिकेट है जहां पर एकेडमिक्स वाले अलाउड है, वो आपके जो स्कूल का प्रिंसिपल का जो भी सिग्नेचर जिस स्टेट में लगना है वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। स्टेट के अंदर में जो डोमिसाइल का जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो नीट के लिए अप्लाइड होता है वो आपका हो जाना चाहिए। उसके अलावा आपका EWS सर्टिफिकेट, यानी EWS सर्टिफिकेट आपके जो 2020 का फाइनेंशियल ईयर है, करंट फाइनेंशियल ईयर, उसका होना चाहिए। लास्ट ईयर का अगर आपका है तो EWS सर्टिफिकेट वैसे भी काम नहीं करने वाला। OBC NCL सर्टिफिकेट जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर OBC में आते हैं तो हर साल चाहे आप किसी भी स्टेट में हो आपको फ्रेश सर्टिफिकेट जनरेट करना होता है, क्योंकि ये इनकम के आधार पर बनाया जाता है। इसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं, जैसे आप माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हैं, आपके पास माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप जैन माइनॉरिटी में आते हो तो आपके पास जैन माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास गैप सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है, अगर आपका बहुत ज्यादा गैप है तो आप गैप सर्टिफिकेट भी बना करके रखिए। आपके स्टेट में रिक्वायरमेंट है या नहीं है वो आपको चेक कर लेना है। उसके अलावा आप ऑल इंडिया कोटे में अगर आप MGM वर्धा अप्लाई करते हो तो आपके पास नेशनैलिटी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। नेशनैलिटी सर्टिफिकेट के अंदर में या तो आपके पास पासपोर्ट हो या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स हो जिसके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर में इंडियन मेंशन हो, वो नेशनैलिटी सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है। इसके अलावा आप अगर किसी स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, आप NCC में आते हैं, डिफेंस में आते हैं, या सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा है जो आपके स्टेट के अंदर में अगर आपको मिल रहा है, तो जो भी आपके ब्रोशर के ऊपर में जो परफॉर्मा दिया हुआ है उस सेट ऑफ परफॉर्मा को डाउनलोड करके फिर वो सर्टिफिकेट भी आपको बना करके काउंसलिंग से पहले तैयार करके रखने होंगे। सो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है और यह आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत ही सावधानी से
और इसको सारा प्रिपेयर करके रखना चाहिए। लास्ट मोमेंट पर कोई आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करने जाएगा, आपको टाइम नहीं मिलने जाएगी और आप सीट खो सकते हो अगर आपके पास समय से पहले डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है। अब एक लास्ट सर्टिफिकेट दैट इज पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों के लिए। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का हमने बता रखा है, दो ही कंडीशन है, या तो जो 12 अलॉटेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं एमसीसी के ब्रोशर में आप वहां से बनवाइए। वहां से बनवाने के लिए जब नीट का रिजल्ट आ जाएगा आप वहां पे जाएंगे, किसी उसके अंदर में ऑल इंडिया रैंक वो मांगते हैं, विदाउट AIR वो आपका नहीं बनने वाला। तो आप उस वहां पर जाकर के अपना जो अगर 40 परसेंटाइल से का जो अगर आपके पास डिसेबिलिटी है तो आप अपना प्रिपरेशन करा सकते हैं। सेकेंड, आप जो ये सवाल पूछते हो फोन करके मुझसे कि आपने किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनवा लिया, वो चलेगा कि नहीं? देखिए एक्चुअली नहीं चलता है। रीजन क्या है कि कई सारे स्टेट के अंदर में ये कंप्लेन आई थी कि उनको बैठने नहीं दिया गया, मतलब काउंसलिंग में सीट अलॉट होने के बाद सर्टिफिकेट नहीं था तो उनको जो है सीट नहीं दी गई, क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं था और वो सीट कैंसिल होकर के उनके नेक्स्ट राउंड में रिटर्न हो गई। तो आप अगर आपके स्टेट गवर्नमेंट ने अगर उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल को ऑथराइज कर रखा है कि हाँ आप यहां से ही बनवाइएगा तभी वो वैलिड होगा, जो कि बहुत कम स्टेट के अंदर में। ऐसा नहीं कि आप किसी भी जिले के अस्पताल से जाकर के बनवा लीजिए, वो वैलिड नहीं होगा, वरना ऐसे सर्टिफिकेट तो हर कोई बनवा के रख लेगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट मैंडेटरी डिस्क्लोजर है, आप इसको जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो कीजिए। अब इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वाले पार्ट में और इम्पोर्टेंट है जो काउंसलर का पार्ट भी आपके काउंसलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पूरी होमवर्क अपने खुद की कर रखी है, 3-4 महीने से लगे हुए हो, पूरा पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, चीजों को देख रहे हो, तो ठीक है, वेल एंड गुड है, आप खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, आपको थोड़ा सा भी हिचक है, क्योंकि काउंसलिंग के फेज के दौरान भी कई सारे ऐसे मोड़ आएंगे जहां पे आप अपने आप को अटके हुए पाओगे और लगेगा कि अब क्या करें, किससे पूछे। तो इतना इन्फॉर्मेशन होता है कि कई बार डिसीजन जो है आपके गलत हो जाते हैं। तो फाइंड अ प्रोफेशनल काउंसलर, फाइंड अ ट्रस्टेबल काउंसलर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन भर आपको फोन आ रहे हैं कि काउंसलिंग करा लीजिए, 500-1000 जमा करा दीजिए, बाकी पैसा बाद में दे दीजिएगा। ऐसे लोगों के चक्कर में मत फंसिएगा। उसके बाद माई करियर पाठशाला की जो हमारी ब्रांच है दिल्ली के अंदर में, दैट इज ओनली एट राजेंद्र प्लेस। कई कंप्लेन्स हमें आए हैं कि पीतमपुरा, पीरागढ़ी, नोएडा, जयपुर, पटना में करियर पाठशाला के नाम पर आपसे पैसा उठाया जा रहा है। दिस इज नॉट करेक्ट। हमारा सिर्फ एक ब्रांच और जो स्क्रीन के राजेंद्र प्लेस दिल्ली के अंदर में, और जो स्क्रीन पर जो फ्लैश हो रहा है आप सिर्फ उसी पर फोन करके इसको कंफर्म कीजिए। एंड नाउ वन इम्पोर्टेंट की आप हमारा काउंसलिंग माई करियर पाठशाला का रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है नीट काउंसलिंग के लिए, और हम लोग ऑल इंडिया काउंसलिंग जिस दिन भी स्टार्ट होगी प्रोसीजर, उसके एक दिन पहले तक हमारे रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो अगर आप इफ यू रियली बिलीव कि माई करियर पाठशाला इज वन, यू कैन रजिस्टर विथ अस। अब स्ट्रैटेजी नंबर 2 की बात करते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 2 जो है वो फंड अरेंजमेंट है। अब फंड अरेंजमेंट के अंदर में अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, इफ यू आर ऑन द सेफेस्ट स्कोर, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज है तो वहां पर फंड को लेकर के बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। फंड अरेंजमेंट में अगर आप बॉर्डर सेक्शन पे हैं, आपको कहीं भी लग रहा है किसी भी स्टेट के अंदर में कि यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ कॉलेज, तो आपकी जो प्लानिंग होनी चाहिए वो फंड अरेंजमेंट की होनी चाहिए। और उसमें अगर आप प्राइवेट से लेके सेमी गवर्नमेंट से लेके डिम्ड तक की अगर प्लानिंग कर रहे हो अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स एंड द क्राइटेरिया, जैसे मैं एक बात बोलूं कि अगर आपके मार्क्स 550 नीचे हैं या 560 नीचे हैं, तो आपकी जो प्लानिंग होनी चाहिए वो मिनिमम कम से कम 10 से 12 लाख रुपए का बजट आपके पास होना चाहिए, फंड होना चाहिए। और अगर आपके मार्क्स 500 बिलो वगैरह चले गए, कुछ भी चले गए, तो 12 लाख से लेकर के 12 लाख से लेकर के 22 लाख तक के फंड की अरेंजमेंट फर्स्ट ईयर में आपके पास होनी चाहिए और आपके बैंक अकाउंट में अवेलेबल होना चाहिए। यू कांट रन एंड ऑफ द आवर्स कि आप बैंक के पास जा रहे हो और उनसे जो है, क्योंकि टाइम उतना नहीं मिलने वाला कि आप जो है लोन सैंक्शन कराओ या किसी से आप ट्रांसफर कराओ, तो वो सारा अरेंजमेंट करके आपको रखना है। उसके बाद स्ट्रैटेजी नंबर 3, अब क्या होगा जब काउंसलिंग जब स्टार्ट होता है ना, अब नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द काउंसलिंग प्रोसीजर। काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले पेन एंड पेपर के साथ, या नहीं तो आपके जो भी काउंसलर है उनके साथ आपकी पूरी स्ट्रैटेजी राउंड 1 से पहले डिफाइन हो जानी चाहिए, क्योंकि आपके पास स्कोर कार्ड आ गया, ऑल इंडिया रिजल्ट आ गया, और हर स्टेट के अलग अलग कॉलेजेस में अलॉटमेंट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो रजिस्ट्रेशन का पार्ट है और जो स्ट्रैटेजी का पार्ट है वो पेन और पेपर पर आपके पास पहले से डिफाइन हो जाना चाहिए।
इन टच विथ योर काउंसलर कि आपको आगे क्या करना है और कैसे काउंसलिंग को प्रोसीजर करना है। जैसे रजिस्ट्रेशन का पार्ट, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी होगी, आपकी रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड में ही होनी चाहिए। डू नॉट वेट फॉर सेकेंड राउंड में कर लेंगे, मॉकअप राउंड में कर लेंगे या किसी और राउंड में आगे चल करके कर लेंगे। जो भी स्ट्रैटेजी बनाइए फर्स्ट राउंड में ही रजिस्ट्रेशन करेंगे, चाहे वो 1 स्टेट का हो, 2 स्टेट का हो, 3 स्टेट का हो। बाद में अगर कुछ चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, तो वो आपके काउंसलर आपको गाइड करेंगे या आपको गाइड किया जाएगा कि आपको शिफ्ट कहां करना है। अब सेकेंड राउंड में करना है, किसी अदर स्टेट में काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराना है, लेकिन फर्स्ट राउंड में ऐसा अपने से खुद प्रेडिक्ट मत करो कि किसी एक राउंड में रजिस्ट्रेशन करा करके छोड़ दिए और बाकी फिर चले। तो रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट पे आपको मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड का वेट नहीं करना होता है, क्योंकि स्टे वैकेंसी राउंड में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता और कई सारे स्टेट के अंदर में फर्स्ट राउंड रजिस्ट्रेशन के बाद भी आगे रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होता। तो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ डूइंग रजिस्ट्रेशन। अब इसके बाद खास करके जो बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छा है, जो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वो सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। तो आपके जो अगर बहुत हाई मार्क्स है, इफ यू आर फीलिंग कि आप सेफेस्ट स्कोर साइड पे हो, तो आप 2 जगह सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हो। एक चॉइस फिलिंग को लेकर के और दूसरा रजिस्ट्रेशन पार्ट को लेकर के, क्योंकि आप इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और इतने ज्यादा फैमिली रिलेशन वाले में आपको जो है वो मिल जाता है कि नहीं आपको तो बिल्कुल अलॉट हो रहा है। कई ऐसे बच्चे हैं जिनको फर्स्ट राउंड के बाद सीट अलॉट नहीं होती है क्योंकि आपकी चॉइस जो है सिलेक्शन वो आपकी सही नहीं होती है। या तो आप बहुत लिमिटेड चॉइस के साथ जाते हो या नहीं तो आप जो है फर्स्ट राउंड छोड़ करके स्टेट में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हो या कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाते हो विच इज एक्चुअली नॉट करेक्ट स्ट्रैटेजी। सो नाउ स्ट्रैटेजी नंबर 3 इज द रजिस्ट्रेशन पार्ट, दैट इज ओवर। अब रजिस्ट्रेशन के बाद हम लोग एंट्री करते हैं, दैट इज द चॉइस फिलिंग, दैट इज द प्रॉपर काउंसलिंग प्रोसीजर। अच्छा, रजिस्ट्रेशन पार्ट में लॉगिन आईडी पासवर्ड कभी किसी काउंसलर के साथ शेयर ना करें, अपनी काउंसलिंग खुद करें। जस्ट टेक द हेल्प। जो काउंसलर है आपका वो आपके कोचिंग क्लासेस के डाउट क्लासेस की तरह है, जो आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेगा और आपको एक अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। कोई एडमिशन नहीं करा देता। आप लोग एक्चुअली ट्रैक हो जाते हो एडमिशन वाले वर्ड पे। एडमिशन इज ओनली थ्रू मेरिट लिस्ट एंड योर थ्रू काउंसलिंग प्रोसीजर। देयर इज नो बैकडोर एंट्री राइट नाउ एट दिस सिनेरियो। स्ट्रैटेजी नंबर 4 के अंदर में हम लोग जब ऑल इंडिया कोटा हो या स्टेट कोटा हो उसके काउंसलिंग प्रोसीजर में एंट्री करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप ऑल इंडिया कोटे में पार्टिसिपेट करते हो तो ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग को बी कंसीडर्ड एज प्रैक्टिस राउंड, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में सब लोग आते हैं, सब लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं और सब लोग सीट लॉक करके जाते हैं। तो जनरली वो वहां पर एक प्रैक्टिस राउंड होती है एंड द रियल सिनेरियो इज कि 80% वो सारे सीट को छोड़ देते हैं, मतलब मोर देन 20% से ज्यादा सीट रेकमेंड नहीं करते, डिम्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ करते। लेकिन इस बार सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि एम्स और जिपर उसके अंदर में इंक्लूड किया हुआ है। उसके बाद स्टार्ट होती है ऑल इंडिया स्टेट की फर्स्ट राउंड, ऑल इंडिया कोटा की फर्स्ट राउंड प्रैक्टिस मैच के बाद स्टेट की फर्स्ट राउंड, दैट इज डू एंड डाई राउंड। यहां पर स्ट्रैटेजी आपकी इतनी फाइनलाइज होनी चाहिए, इतनी क्लियर होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने स्टेट ऑल इंडिया कोटा छोड़ा है तो अब स्टेट में आपको क्या करना है। स्टेट के अंदर आप आते हैं, स्टेट के अंदर में फिर आपकी पूरी काउंसलिंग की प्रोसीजर चलती है। इसके बाद सेकेंड राउंड स्टार्ट होगी ऑल इंडिया कोटा की। ऑल इंडिया सेकेंड राउंड जो होता है दैट इज योर इम्प्रूवमेंट राउंड। फर्स्ट राउंड में जो मिला उसका जो है आपको सेकेंड राउंड में रिजल्ट पता चलता है। और स्टेट के अंदर अगर आप फेल हो गए और स्टेट में अगर टॉपर्स ने सीट बुक करी है तो ऑल इंडिया कोटे के अंदर में सेकेंड राउंड में इम्प्रूवमेंट राउंड को लेकर, अच्छा ये इम्प्रूवमेंट राउंड, प्रैक्टिस राउंड, दीज आर द वर्ड यूज्ड बाय माय करियर पाठशाला। ऐसा कोई ये लीगल वर्ड नहीं है जो एमसीसी या स्टेट आपको यूज करके देती है। तो इम्प्रूवमेंट राउंड में आप जो है सेकेंड राउंड जो है ऑल इंडिया कोटा का जो हम इम्प्रूवमेंट राउंड बोलते हैं उसमें आपको सीट मिलने के चांसेस मिलते हैं और वहां पे काउंसलिंग सेटल हो जाती है। लेकिन देखा गया है कि गवर्नमेंट कॉलेज की मोर देन 70% सीट यहाँ खाली रहती है हर साल और लॉट करके चली जाती है स्टेट के अंदर में। तो जब स्टेट के अंदर में जाती है ऑल इंडिया कोटा स्टेट के सेकेंड राउंड में, तो इसका मतलब है कि जो स्टेट का सेकेंड राउंड होता है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी राउंड होता है। अपॉर्चुनिटी राउंड करने का मतलब हो गया कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और आपने पेशेंस रखा हुआ है तो आपको कम मार्क्स पे, थोड़े से कम मार्क्स भी हैं, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है।
तो ऑल इंडिया कोटा स्टेट का जो सेकेंड राउंड है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ऑल इंडिया कोटा का मॉप अप राउंड में कोई गवर्नमेंट कॉलेज पार्टिसिपेट नहीं करती, एक। दूसरा, आप अपने स्टेट के ही गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ एलिजिबल है, दूसरे स्टेट के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में स्टेट कोटा से एलिजिबल नहीं है, चाहे वो मॉप अप राउंड हो चाहे वो कोई भी राउंड हो। अब इसके बाद जो मॉप अप राउंड है, ऑल इंडिया कोटे के मॉप अप राउंड में अब जो 15% वाली जो गवर्नमेंट सीट होगी वो बाहर निकल जाएगी। अब सिर्फ एम्स, जिपमर, बीएचयू, एएमयू और जो ईएसआईसी इस बार आएगी वो, और उसके अलावा डीयू के जितने भी कॉलेजेज होंगे या आईपी के जो कॉलेजेज हैं, जो डीयू के जो एमसीसी कंडक्ट कर रही है उसकी ही सिर्फ मॉप अप राउंड में सीट अलॉट प्रोसेस स्टार्ट होगी, बाकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज। अब स्टेट के अंदर में मॉप अप राउंड में जब आप जाते हैं तो अगर किसी स्टेट ने गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें खाली रहती है तो वहां पे उसको कहते हैं लक बाई चांस राउंड, कि आप लगे हुए हो तो आपको वो सीट कहीं ना कहीं मॉप अप राउंड में एलिजिबल हो तो मिल जाती है। क्योंकि कई सारे स्टेट अगर अपनी काउंसलिंग जल्दी कर देते हैं तो जो सीट सेकेंड राउंड से रिटर्न होकर आती है और इंडिया कोटा में वो काउंसलिंग मॉप अप राउंड में भी कंडक्ट करा देते हैं। तो सब उस टाइम के सिनेरियो पे डिपेंड होता है कि कैसे चल रही है, कौन से स्टेट में किस तरीके से चल रही है। तो मॉप अप राउंड के बाद जो है वो सारा चीज मोस्ट ऑफ द थिंग्स स्टेबल हो जाता है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड वगैरह का सिनेरियो जनरली गवर्नमेंट कॉलेज के साथ नहीं है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर में सिर्फ और सिर्फ एनआरआई कोटे की जो सीट होती है, चाहे वो ऑल इंडिया कोटे से हो चाहे वो स्टेट के अंदर में अगर एनआरआई सीट है, वही बच करके जाती है, जिसको कॉलेज मैनेजमेंट कोटा के नाम पर उसके साथ डील करते हैं। और वो सीट करोड़ों की होती है, मतलब 90 लाख से नीचे, 80-90 लाख से नीचे वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। गवर्नमेंट में कोई स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट आपको अवेलेबल नहीं होती है। अगर किसी जगह होती भी है तो उसका एक डिफरेंट प्रोसीजर है, दैट इज ओनली 0.01%। तो आप कई सारे चैनल देख करके जो कि स्ट्रे वैकेंसी में आपको सीट मिल जाएगी गवर्नमेंट कॉलेज में, तो इन सब चक्रों में नहीं। मॉप अप राउंड में भी सिर्फ 5% प्रोबेबिलिटी थी। गवर्नमेंट की सारी कहानी सेकंड राउंड तक, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो प्राइवेट हो, ऑल इंडिया हो, उसमें लगभग समाप्त हो जाती है। 5% जो बचता है दैट इज लक बाई चांस। अगर आप लगे हुए हो, पेशेंस हो, स्मार्ट काउंसलिंग कर रहे हो तो आपको शायद प्रोबेबिलिटी है कि वहां भी आप कुछ निकाल करके ले जाते हो। इसके बाद जो लास्ट स्ट्रैटेजी है दैट इज 5 नंबर, वो प्राइवेट कॉलेजेस को लेकर के। जिनके भी प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शन है, जिन्होंने टारगेट किया हुआ है, उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कई सारे वीडियो में आपको बोला जाता है कि आपको मॉप अप राउंड में मिल जाएगा या ये मिल जाएगा। अब प्राइवेट कॉलेज में 2 स्ट्रैटेजी काम करती है, एक है कर्नाटका केरला में और दूसरा है बाकी अदर स्टेट के अंदर। क्या होता है, कर्नाटका केरला जैसे राज्यों में प्राइवेट कॉलेज में फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड का कट ऑफ बहुत हाई होता है और मॉप अप राउंड में जाकर के कट ऑफ जो है सेटल करता है। लेकिन वहीं पर बाकी अदर स्टेट जैसे यूपी चेक कर ले या तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कई सारे स्टेट है जहां राज्य अगर आप चेक कर ले तो यहाँ पर अगर आपको सीट चाहिए तो आपकी स्ट्रैटेजी फर्स्ट राउंड में ही डिफाइन होनी चाहिए। यू कैन नॉट वेट फॉर द सेकेंड राउंड और मॉप अप राउंड, क्योंकि यहाँ रिवर्स गियर है। यहाँ पर फर्स्ट राउंड में ही कट ऑफ कम है, सेकेंड राउंड में ज्यादा, मैक्स थर्ड राउंड में मॉप अप राउंड में आकर के तो कुछ नहीं मिलता, बहुत ऊपर जाकर के क्लोज हो जाता। तो जो आपको फोन करके ये बताते हैं कि आपको मॉप अप राउंड में सीट दिला देंगे, आपको फलाने डिमा के किसी भी कॉलेज में करा देंगे, उनको शायद या तो आइडिया नहीं है पूरे काउंसलिंग का या फिर वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। आपकी स्ट्रैटेजी प्राइवेट कॉलेज में भी फर्स्ट राउंड में सीट ग्रैब करने की होनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट राउंड से मैच कर रहे हैं, अगर भाग रहे हैं तो सेकेंड राउंड में आपको हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन चाहे वो डिम्ड हो चाहे वो स्टेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम राउंड टू राउंड जो सीटें हैं, जो कट ऑफ है वो बढ़ता ही है, घटता नहीं है। क्योंकि जब गवर्नमेंट में सीटें नहीं मिलती तो लोग प्राइवेट के ऑप्शन की तरफ भी भागते, वो कट ऑफ कभी कम नहीं आती, जनरली ऐसा होता है। कर्नाटका केरला इज द एक्सेप्शन। स्ट्रे वैकेंसी राउंड वाले, अगर किसी को स्ट्रे वैकेंसी राउंड में बहुत लोअर मार्क्स है, आपको लग ही नहीं रहा है कि मिलेगा, तो आपको क्या करना होता है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाने के लिए, क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड का भी एक लिस्ट आती है, उसके लिए आपको अपनी एलिजिबिलिटी बना के रखनी पड़ती है। सिर्फ हर राउंड में पार्टिसिपेट करना होता है, लॉक करने होते हैं और वो आपको मिलता नहीं है और फिर आपकी एलिजिबिलिटी बरकरार रहती है और लास्ट में जाकर के सीट के अंदर में जब जो एमसीसी है या फिर जो स्टेट कमेटी है, जो सीट जब लिस्ट जब डिक्लेयर करती है तो उसमें आपके नाम आ जानी चाहिए, तो वो एलिजिबिलिटी भी बचा करके रखनी पड़ती है। तो ये था स्ट्रैटेजी नंबर 5। इसके ये कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं
जिसको फॉलो करके आप एक अच्छी काउंसलिंग प्रोसीजर, काउंसलिंग स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर सकते हो, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो और अच्छे मार्क्स पर अच्छा कॉलेज मिलना ये आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्क्स कुछ भी है, अच्छे भी हैं, उसके बावजूद भी कोई भी BC ग्रेड का या कोई भी प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज आप या कोई भी प्राइवेट कॉलेज आप ले लें और आपको मिल जाए, ये इसके लिए आपने 1 साल तक या 2 साल तक मेहनत नहीं करी है। मेहनत करी है अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए, वो आपको सिर्फ एक काउंसलिंग, अच्छा काउंसलिंग कंडक्ट करके ही मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए माई करियर पाठशाला के तरफ साथ इसी तरीके से। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।